गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। ये रहा आपका। अब चलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू में। देखो, जुडिशियल रिव्यू जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कई बार डिस्कशन हो चुका है। ये जो पॉइंट है आपका आंसर राइटिंग में काम आने वाला है। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं हुई है, पर ये पढ़े रहोगे, याद नहीं करना है, मैं बता दूं क्लियरली, रीड करना है। तो इतना ये पॉइंट बनाने लायक आप खुद एलिजिबल हो चुके हो, आपका ब्रेन उतना डेवलप ऑलरेडी हो चुका है। यू कैन ऑल्सो मेक पॉइंट लाइक दिस। तो एटलीस्ट ये जानते रहोगे, ये पढ़ा हुआ रीड किया रहेगा तो यू अच्छे तरीके से आप बना सकोगे पॉइंट। तो चलते हैं इसमें क्या है। और इसमें मैं बता दूं, कुछ ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक आप बात बची नहीं है। तो आप रीड करते जाओ, जितना मैंने पहले उतना मेहनत किया है, और या आपने सुनने में मेहनत किया है तो सामने है। देखिए, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है।
क्योंकि बार बार आपसे क्वेश्चन आप पूछ रहा था ना जुडिशियल रिव्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल थोड़ा दे दिया है। देखिए, इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन, जुडिशरी का पावर है कि एग्जामिन करे द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द, किसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, किसका संवैधानिकता, लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट मतलब न्याय विधायिका, लेजिस्लेटिव मतलब जो भी लोक पार्लियामेंट या असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून बना है या जो इन्होंने ऑर्डर जारी किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो संवैधानिक है या नहीं है, उसको उसका एग्जामिन करना, उसका जांच पड़ताल करना, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। ऑन एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन जांच करने पर, छानबीन करने पर दे फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पाया जाता है, इसका वर्ड इस्तेमाल होता है अल्ट्रा वायर, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, देन दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। ये वर्डिंग देखो, इलीगल, इनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वाइड बाय द जुडिशरी। तो ये सब फैंसी वर्डिंग आपको आंसर राइटिंग में लिखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूं जो ऐसा यहाँ मेंशन किया है, मैं भले ही बोल रहा हूँ जो, लेकिन वर्डिंग लिखाना पड़ता है आंसर राइटिंग में। तो ये इस दैट से कॉल्ड राइटिंग स्किल तो है ही जो मैं सब चीज बता रहा हूँ, लेकिन वर्डिंग का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। उनको सामने वाले को लगता है कि थोड़ा देखो भूल गए हो तो कुछ भी अपना सिंपल वर्ड में लिख दो, लेकिन अगर आती है तो गुड, अच्छा है, नहीं तो अब उस समय कि आप सोचने न लग जाए। क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ, मेरा एक दोस्त एग्जाम में कभी भूल जाता था, अचानक गायब हो गया, तो सोचने लग जाता था, बैठ के सोच रहा है ऐसा क्या था यार, क्या था। उसको बगल में अगर बैठे हो तो बोलना नाम मैं नहीं बोलूंगा, कुछ नाम एबीसी कुछ भी नाम है, जैसे कि एप्पल के लिए नाम, अरे यार क्या कर रहा है, तो बोलना पड़ता था हाँ लिख, तो कहता, तो बोलेगा क्या यार मैं सोच रहा हूँ, ये याद नहीं आ रहा। अरे छोड़ तू उस क्वेश्चन का, तो दूसरा लिख गधा, इस क्वेश्चन के चक्कर में क्यों फंसा हुआ, आगे बढ़। जो इन्विजिलेटर होंगे, व्हाट इज दिस इज गोइंग ऑन, चीटिंग, क्या चीटिंग यार, सामने वाला बेचारा अटक गया कहे उसको जगा रहा, चीटिंग क्या। तो उसका काम रहेगा, देख कोई बात कर रहा तो यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक, ओके बोल के अपना लिखने में लग जाओ। तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब जब तक वो याद नहीं, अगर नहीं उतना रुकना नहीं है, यू कैन गो टू दूसरे क्वेश्चन में चले जाओ, वो अपने आप ध्यान में आ जाएगा। वो फंसना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में। आप भाई सारे एग्जाम देख के आप आए हो, आप ये पढ़ रहे हो, तो काफ़ी कई एग्जाम देखने के बाद कुछ ना कुछ बैकग्राउंड से बिलोंग किए हो। जैसे कि किसी की फिजिक्स को क्वेश्चन में फंसा, किसी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में फंसा, एग्जैक्ट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब और घुसते ना जाए, छोड़ो कहीं और दो, उतना टाइम में आप कोई और क्वेश्चन का बेटर आंसर दे सकते हो। तो वहां आपको किसी दो क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करना ये नहीं देखना चाहता है, आप कई क्वेश्चन को, आपको मेन पर्पज से ज्यादा नंबर लाना, आपको अपने एक दो क्वेश्चन पर अपना नॉलेज नहीं दिखाना है उनको, उससे उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ सेकंड। आगे देखते हैं, देखिए कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जुडिशियल रिव्यू जो है, जब मैंने क्या पढ़ा था, सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जुडिशियल रिव्यू कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, उसमें मैंने जुडिशियल रिव्यू भी एक यहाँ है। और ये फीचर हमने कहाँ से लिया है, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू, देखो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का जो है बात है, इंग्लैंड में आया था, लेकिन वहाँ एक बार चर्चा हुआ और बाद में इस बार जुडिशियल रिव्यू जैसा वहाँ कुछ रहा नहीं। 1600 में आया था, अभी आएगा शायद, यहीं आ गया। लेकिन बाद में अमेरिका में फोर्सफुली जुडिशियल रिव्यू टर्म को इस्तेमाल किया गया, साथ में कई जजमेंट में बार बार जुडिशियल रिव्यू आया। तो बुक में मेंशन होता है, अमेरिका वाले जो आएगा अभी, मरवड़ी अभी आएंगे, आपको बताऊंगा मरवड़ी यानी मेडिसन, तो वो आपका नाम बार बार आएगा, उसका हर जगह चर्चा है, ये वाला नहीं है। तो यहाँ फिर भी मैंने रखा है कि नहीं, पहले सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं यहाँ से बनवा था। तो यहाँ लेकिन एग्जाम में आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखना है, ठीक है। देखो लिखने के लिए आप दोनों लिख दो, अलग बात है, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही मारना है, मैं क्लियरली बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। देखो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया। एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड
इन मेनी आर्टिकल, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। कौन कौन सा आर्टिकल, लगभग मैंने कुछ बताया था, 13 पता है, 32 पता है, 131 से 136 ये सब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो पावर वाली जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर या फंक्शन है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। 143 वो भी सुप्रीम कोर्ट का, 226, 245, 226 आएगा आपका हाई कोर्ट का, 245, 246 ये आएगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो आर्टिकल शुरू होता है कहाँ से, 245 से लेकर 255 तक आपका है लेजिस्लेटिव रिलेशन, 256 से लेकर होता है 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और 264 से 301 तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सोटोसी में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कौन सा रिलेशन आपका आ जाएगा, फाइनेंशियल रिलेशन। ये आप देखोगे मैं कोई चार्ट जो मैंने बताया था वहां से मैंने बताया है, जो आपको सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था ना, बुक में ही मेंशन है, बताया था क्या, बुक वाले चार्ट ही मैंने दिखाया था। तो ये आपका आ गया वहां पर, और 251, 54, 46, 51, 54 वहां से रिलेटेड है, एंड 372 आगे आएगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले जो भी लॉ इंडिया में चल रहा था वो जैसे था जैसे चलते रहेगी, तब तक उसमें क्या उसमें कोई मॉडिफाई ना करे प्रेसिडेंट, या पार्लियामेंट उसको चेंज ना करे। अदरवाइज जो लॉ जैसे चल रहे थे पहले से, अगर उस लॉ को खत्म कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, तो गुड, अगर नहीं खत्म किया गया है, उसको नल नहीं वाइड नहीं कर दिया गया है, तो जो जैसे जो लॉ पहले से प्री कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के होने इन्फोर्स होने के बाद भी वो लॉ चलेगी। और चाहे तो उस लॉ में पार्लियामेंट अब आज़ाद होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स होने के बाद, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स होने के बाद जैसा चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है। तब तक जब तक पार्लियामेंट इसको पूरी तरह से या तो अमेंड न कर दे, अबराइज न कर दे, या टेक अवे वापस न ले, या इसको रिपील, वही रिपील वर्डिंग वही सब है, न कर दे। वो था 372 का आर्टिकल। तो ये सब ऐसा चर्चा आगे होगा। अब देखते हैं यहाँ, देखो, what judicial review at very far early stance came before the court in Dr. Bonham case in England in 1610, 1610 में ही इंग्लैंड में। देखो इंग्लैंड में क्या हुआ, एक केस गया था, केस के बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोनहैम केस कोई एग्जाम में लिखना नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या था मैं ऐसे बता दूं। देखो डॉक्टर बोनहैम एक पर्सन डॉक्टर थे, ट्रेनिंग लिया, मतलब ट्रेनिंग लिया मतलब डिग्री लिया, पर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं लिया। जैसे प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में आपने जैसे कि MBBS किया, PG किया, उसके बाद MCH किए, या DMM कोर्स होता है वो किया, तो आप प्रैक्टिस करने जब सोसाइटी में जा रहे हो, अभी पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए उतरे, या हॉस्पिटल कोई ज्वाइन किए, या जैसे MBBS करने के बाद ही हैं, जो वो तो PG UG के बाद तो खत्म हो गया, MBBS करने के बाद आप PG भी करने जाते हो, तो आपको क्या होता है कि ये मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर करवाने का मतलब होता है क्या, कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो MBBS की डिग्री, इंटर्नशिप की डिग्री, ये सब डिग्री, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट जो भी मांगा, ये आप मेडिकल काउंसिल में आप वहाँ जमा करोगे। आप जमा करने के बाद आपका थंब या आधार कार्ड जो भी लिया, मैच किया, आपका फोटो खींचा, आप रजिस्टर हो गए वहाँ, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा, आप कहीं प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो गए, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन कर सकते हो। इन्होंने क्या, डिग्री तो ले ली, पढ़ाई तो कर ली, पर प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या लाइसेंस नहीं लिए, उसको लगे लाइसेंस नहीं लिए। अभी क्या होता है, लाइसेंस किसके लिए लिया जाता है, जैसे कि इन द सेंस आप हॉस्पिटल खोलते हो तो रजिस्टर करवाना या लाइसेंस लेना, या क्लिनिक खोलते हो या नर्सिंग होम लेते हो तो रजिस्टर करवाना होता है, इन द सेंस लाइसेंस लेना कहलाता है। तो ये मैटर इनको पास इन्हीं के जो इन्हीं के जो मेडिकल अभी मेडिकल काउंसिल है, वहाँ के कंसर्न में जो भी मेडिकल काउंसिल थी, वो भाई इन पर केस मुकदमा कर दिया, लाइसेंस नहीं लिया है, प्रैक्टिस कर रहा है, ये इलीगल है। अब कोर्ट में मैटर गया, तो कोर्ट ने इनके बात को सुना। अब जजमेंट, इन्होंने जो भी अपना आर्गूमेंट दिया कि मैंने भूल गया, या मेरे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गई, या डॉक्यूमेंट खो गई, नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण डिले हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वाट एवर,
और तो इनका अब था कि इनका डिग्री जो है उनको रद्द कर दिया जाए, इनको पनिश किया जाए। इसको माल प्रैक्टिस का आरोप लगा रहे थे। तो कोर्ट ने इसको रिव्यू किया, इस पर ऑलरेडी इसको एक्शन ले लिया था मेडिकल काउंसिल, वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल थी, नाम मेडिकल काउंसिल नहीं था, जो भी था बॉडी, जो भी बॉडी हो। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसका इसका जो जो एक्शन उन्होंने लिया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उन्होंने जो लिया वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहलाएगा। तो उसका रिव्यू किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने फाइनली इनको बोला कि ये क्वालिफाइड पर्सन है ना, अनक्वालिफाइड तो नहीं है, जो भी रीजन है, लेकिन इसके लिए आप इनको इनको डिग्री खत्म कर दो, इनको कोर्ट जेल डाल दो, इनको है जो इतना इनको मुआवजा इतना देना पड़े, ये गलत है। तो इनको है जो इनको कन्विक्टेड जो किया जाता है, एक्विट किया, और डॉक्टर बॉनहैम को जो इन पर जो भी आरोप लगे हुए थे उससे इनको बरी किया। ये केस था डॉक्टर बॉनहैम का केस। तो उसमें ये कहा गया कि जो रिव्यू किया गया उसके काउंसिल के ऑर्डर को, या हाँ काउंसिल के ऑर्डर को, काउंसिल ने जो एक्शन लिया उस पर जुडिशरी ने रिव्यू किया, कोर्ट ने रिव्यू किया। ये केस था। अब देखो उसके बाद द वर्ड जुडिशियल रिव्यू वाज समराइज्ड इन, यहाँ क्या था, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू एट वेरी अर्ली स्टेज केम बिफोर द कोर्ट, यहाँ वर्ड आया था और ज़्यादा इसका आगे लोगों को पता भी नहीं रहा। उसके बाद वर्ड जुडिशियल रिव्यू वाज समराइज्ड इन, किस में ज़्यादा समराइज किया गया, मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन 1803 का है, इन विच यूएस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट रिफ्यूज to entertain the plea and first oppose the order of the legislature। पहली बार हुआ कि यहाँ क्या हुआ था, देखें ये मारवाड़ी जो पर्सन थे, ये उस समय क्या हुआ 1801-2 के आसपास में, 1801-2 के पास का घटना है। वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई। पहली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एडम्स करके प्रेसिडेंट थे, नाम पूरे जानने की जरूरत नहीं, हमें मतलब नहीं, प्रेसिडेंट थे। अब वो इलेक्शन हार गए, तो प्रेसिडेंट जब मारवाड़ी नाम के इस पर्सन को इन्होंने जज के रूप में अपॉइंट किया, नाम दे दिया, आगे बढ़ा दिया, फाइल आगे चली गई, ठीक है, इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर सब पहुंच गया, ज्वाइनिंग वाले नहीं हुई। अब है जो नया गवर्नमेंट जो बना, उसमें जो प्रेसिडेंट रहे जेफरसन नाम था, वो प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको जो अपॉइंटमेंट को रोक कर इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। और उस समय को कैंसिल करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वहाँ होते हैं यूएस में, जैसे देखते हो ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, एक तरह से उनका एक कैबिनेट, आप कह सकते हो कि एक उनके कैबिनेट का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर ही होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो और ये मेडिसन जो थे, मेडिसन जो कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरी जो वहाँ थे, वो उनका नाम था मेडिसन। तो उसने ऑर्डर रिलीज किया उस प्रेसिडेंट के कहने पर, वो कैंसिल किया। तो ये मारवाड़ी साहब अपने कोर्ट अप्रोच किए, और वहाँ क्या था बाकी जो लेजिस्लेचर ने जो मतलब प्रेसिडेंट जो था, प्रेसिडेंट जो थे लेजिस्लेटिव, उन्होंने जो बाद में जो ऑर्डर पास किया लेजिस्लेशन कानून बनाया जिसके तहत मारवाड़ी को जज से हटा दिया जा रहा था। तो उसको चैलेंज कर दिया गया, उसको रिव्यू हुआ, और जो ये ग्राउंड ऐसे विदाउट कोई रीजन ऐसे कैसे आप हटा सकते हो भाई, दूसरी गवर्नमेंट ने, ये तो पॉलिटिकली हुआ ना, को गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गई, अब है जो कि इनको आप अपॉइंटमेंट को ही कैंसिल कर दे रहे हो। कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना, कि पहले वाला मालिक रहा था कि इंटेंशनल मालाफाइड था, गलत तरीके से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, इनका नाम चुना गया, क्वालिफाइड नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू हुआ, इनको फिर से रजिस्ट्रेट नहीं कहा जाएगा, इनको अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट जो उनकी जो जजेस की जो इनको जो पोस्ट दी गई थी, जिस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोविजन पहले से जो अडॉप्ट किया गया था, उनको अपॉइंट किया गया, ये था। और तो वही कहा गया कि पहली बार हुआ कि जो वहाँ के लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेट किया उसको अपोज किया गया, एंड दस डेवलप्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यही कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत जो है डॉक्ट्राइन, ये यहाँ से आएगा। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी इंग्लैंड में ये सब चीज़ें हो गई थी। सोचो इंग्लैंड 1610 में, और हमारे यहाँ बाकी जो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर कब से, 1973 से, लगभग 1970 ही मान लो।
तो 1600, 1710 एक 100 साल, 1810 200 साल, 1910 300 साल, और उसमें 60 जोड़ दो तो 360 साल, हमारे इंडिया के 360 साल पहले उनके यहाँ ये सब चीज़ें चलती थी। और अमेरिका में लगभग कितना 70 साल पहले। तो हम ऐसे देखा जाए तो सोचो, जो चीज़ हम बाद में शुरू किए, इनके यहाँ ऑलरेडी कितने पहले से चल रही थी। बाकी मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया में पार्लियामेंट कब बना, और इनके यहाँ इंग्लैंड में पार्लियामेंट कब से चल रहा था। ईयर वर्ड सब मैंने बताया था। 1200 1516 के आसपास का पीरियड मैंने बताया था, तब से पार्लियामेंट का यहाँ प्रोविजन इनके यहाँ इंग्लैंड में था। पहले ऑलरेडी सब क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए जी, अब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कहाँ का प्रोविजन है, कई बार डिस्कस हुआ है। अब यहाँ लिख कर आया है तो चलो कर लिया जाए। देखो, थोड़ा सा प्यास लगी है, एक बार रीड कर लो थोड़ा। देखो मैं बताता हूँ अभी। देखिए जी, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में कहलाता है, पार्ट 3 में। पार्ट 1 में कहाँ कौन सा है, ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है। पार्ट 4 में डीपीएसपी। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी बहुत सारा है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। ऐसा लगता है एक ही बात को कई बार बोलना पड़ जाता है मतलब पहले बहुत सारे लेक्चर में सब चीज़ डिस्कस हो चुका है। 13 में क्या है, देखो, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। सिंपल सी बात, कोई भी कानून ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट साथ के विरुद्ध हो, इसमें तालमेल नहीं खाता हो, फंडामेंटल राइट को अपमानित करता हो, उल्लंघन करता हो, कम करता हो, फंडामेंटल राइट को लेता हो, ठीक है, तो ऐसा लॉ नल एंड वॉइड होगा। ठीक, और सिर्फ लॉ ही नहीं, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, टेम्पोररी लॉ ऑर्डिनेंस हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, बाई ऑर्डर हो, सब है, या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, कोई ऑर्डर हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक बॉडी के द्वारा, सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या लोकल बॉडी के द्वारा, या कोई भी कस्टम या कोई भी प्रैक्टिस जो सदियों से चला आ रहा हो, वो फंडामेंटल राइट को एवराइज करता हो, सती प्रथा, ये सिस्टम प्रथा कस्टम चला आ रहा हो, तो ये सब बना हुआ सती प्रथा का सिस्टम, तो ये फंडामेंटल राइट को इन द सेंस एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो सारे सिस्टम प्रथा सब है जो कानून नियम ऑर्डर सब नल एंड वाइड माने जाएंगे, सब नहीं रहेंगे, सब को खत्म कर दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 13। क्लियर, समझ में आया? देखो, आर्टिकल 13 के बाद है आर्टिकल 32। 32 है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। एक तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, और ये जाने का अधिकार अपने आप में फंडामेंटल राइट है। मतलब ये फंडामेंटल राइट से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए ही फंडामेंटल राइट को अपनाया। कौन सा फंडामेंटल राइट को अपनाया, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 अपने आप फंडामेंटल राइट है, इसको इन्फोर्स कराने के लिए यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकती है। रिट इशू कर सकती है, तो रिट में भी मैंने बताया था क्या क्या रिट है। ये है आर्टिकल 32। देखो, अब है क्या
कि मैं बताना चाहता हूँ अभी, देखो कुछ ना कुछ बताता हूँ अभी। राइट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जो हर बार डिस्कस हुआ है, आज पर्सन को राइट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन है 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर आपका रिमेडी अगर हाई कोर्ट में अवेलेबल है 226 के जरिए, फर्स्ट आप अप्रोच टू 26। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाता है आदमी तो बोलते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कि आप हाई कोर्ट में भी पहुंच जा सकते, तो पहले आप हाई कोर्ट में जाए, वहां आपका रास्ता खुला हुआ है, अगर ना मिले तो मेरे पास है, मेरे पास डायरेक्ट ना आए, ये है यहाँ। अब ऐसा अभी चलता है। अब देखें यार ये कहाँ से अपने आप आ, देखें रीट जो होता है क्या, रीट इशू करने का जो पावर है, ये प्रीरोगेटिव रीट का पावर जो और कहाँ था, ब्रिटेन में, वहाँ के प्राइवी काउंसिल को था। तो वहाँ से हमने रीट वाला जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से, वहाँ से हमने लिया है, वहाँ वहाँ था। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट पहले क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले फेडरल कोर्ट था, बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। तो पहले जो हमारे पास इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वो कहते थे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को। प्राइवी काउंसिल का मतलब इंडिया में जो भी अब फैसला से खुश नहीं हुए, तो इंग्लैंड में एक प्राइवी काउंसिल एक बॉडी होती थी, वहाँ के जजेज या वहाँ के मिनिस्टर उसके मेंबर होते थे, जो राजा वहाँ का किंग या क्वीन अपॉइंट करती थी। इसके कॉलोनी के जितने मैटर हैं, जब यहाँ से खुश नहीं तो लास्ट अपील वहाँ कर सकते। तो इंडिया में जब सुप्रीम कोर्ट जब इस्टेब्लिश हुआ, मतलब फेडरल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये कहा कि ये सबसे लास्ट जो कोर्ट ऑफ अपील है दैट्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक। दूसरी बात, फेडरल कोर्ट का हमने रिप्लेस किया, तो फेडरल कोर्ट की जो भी पावर थी अब सुप्रीम कोर्ट के पास थी। इस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फेडरल लॉ को कोई नहीं, स्टेट लॉ को भी सुनेगा, मतलब सेंट्रल लॉ को नहीं, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ दोनों को। हाई कोर्ट भी यही करती है, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल लॉ को रिप्लेस किया, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो प्राइवेट काउंसिल थी उसको रिप्लेस किया। और फंडामेंटल राइट के लिए क्या हुआ कि जो भी इन्फोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। रीट जो इसके अंदर जो होता है, मैंने आपको बताया था, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, क्यू वारंटो सर्सियरी मैंडेमस। थोड़ा थोड़ा बता दूं, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने किसी को डिटेन कर रखा है। पर्सन ने मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, पुलिस ने, या अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीबीआई हो गया, आईडी हो गया, और एनआईए हो गई, और आप बोलते एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल टास्क फोर्स किसी को डिटेन करके रखा है, बंद करके रखा है, तो नोटिफिकेशन जाता है, नोटिस जाता है कि क्या अथॉरिटी पे किस नियम के अनुसार, किस कानून के अनुसार उनको डिटेन करके रखे हो, उनको बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए। अगर लगता है कि जो डिटेन किया गया है या रख, तो उनको जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से रखा गया है, डिटेंशन का जो और नियम है, लॉ है, उसके अनुसार से रखा गया, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन इलीगल है तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि उस पर्सन को यहाँ अपियर करवाया जाए। ठीक है। तो ये हुआ हैबियस कॉर्पस। देखें, हैबियस कॉर्पस समझ गए। हैबियस कॉर्पस के साथ आगे आता है मैंडेमस। तो हैबियस कॉर्पस क्या है ना, कि ये जो है प्राइवेट बॉडी के लिए भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रोल ऑर्डर, एंड गवर्नमेंट बॉडी के लिए। और कोई प्राइवेट पर्सन में किसी को ऐसे नाजायज तरीके से कब्जे करके रखे, बंद करके रखा है, तो उसके लिए भी ये ऑर्डर जारी होगा। मैंडेमस में होता है मैंडेट करना, मतलब ऑर्डर देना कि आपको ये एक काम करना चाहिए, ये काम करें, आप अपने ये काम नहीं कर रहे हो। ये मैंडेट गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया जाता है, कोई भी पब्लिक बॉडी को या कोर्ट को भी, कि ये आपका काम है, ये आपको जजमेंट को, ये मैटर को सुनो, मैंडेट करना। ठीक है।
हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, एंड होता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक कर रखना, प्रतिषेध कहा गया है उसको हिंदी में, प्रतिषेध। मैंडेमस को बोला जाता है उसको प्रादेश, प्रादेश बोला जाता है, मैंडेट करना। तो मैंडेमस का अभी मैं अभी किसी का हिंदी ध्यान में नहीं आ रहा है, हिंदी में अच्छा हो अभी मतलब समझो। हो गया आपका हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन। कोई अपना कोर्ट, अपना जुरिडिक्शन जो है क्रॉस कर जा रही है, या जो उसका जुडिशियरी जुडिक्शन है वो भी उस पर केस को सुन रही है, वो भी जजमेंट दे रही है, उसको ऑर्डर पास कर रही है। तो प्रोहिबिट करना है कि अपना लिमिट क्रॉस मत करो। तो तो लिमिट को क्रॉस करे नहीं, अपना अधिकार में रहें, तो उसके लिए जो रिट इशू किया जाता है दैट्स कॉल्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बाद आता है आपका सर्सियोरेरी। सर्सियोरेरी में होता है क्या कि कोई भी कोर्ट जो है, कोर्ट कोई ऑर्डर पास की बीच में, मतलब फाइनल ऑर्डर, कोई ऑर्डर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर पास किया है ये गलत है, रिलेवेंट नहीं है, तो उसको कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करती है कि ऑर्डर को आप रद्द करो, कैंसिल करो। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस मैटर को अपने पास सुनने के लिए ला सकते हैं, या उस मैटर को किसी और के पास ट्रांसफर कर दे। पर इसका मेन पर्पस है जो भी ऑर्डर आपने रिलीज किया उसको क्वाश करती है, रद्द करें आप उसको, डायरेक्शन देती है। क्यों वारंट, वो हो गया सर्सियोरेरी। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देती है, इंस्ट्रक्ट करती है। एंड अगला होता है आपका क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है कि आप किस अधिकार के जरिए कोई ऑफिस, पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो क्या आपके पास अथॉरिटी है। तो क्या आपके पास अथॉरिटी है, मतलब कोई रिटायर हो गया, पब्लिक पब्लिक ऑफिस छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, कोई ट्रांसफर हो गया, फिर पब्लिक ऑफिस छोड़ नहीं हो, जहाँ हो फिर भी वहीं पड़े हुए हो, तो ऐसे केस में, या आपका प्रमोशन हुआ नहीं लेकिन उस पोस्ट पर जाकर उस चेयर को पकड़ कर रखे हुए हो, तो ऐसे केस को बोला गया है कि क्यो वारंटो। मैं बता दूं, क्यो वारंटो सुप्रीम कोर्ट है कि इससे मिनिस्टर के लिए इशू नहीं कर सकता कि आप एमपी हो नहीं, कहीं के एमपी नहीं हो, आप फिर भी मिनिस्टर कैसे बने हुए हो, मिनिस्टर का पोस्ट कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हो। इसका मैटर सुनना होने का काम किसका है, पार्लियामेंट, स्पीकर, वो सब अपना डिसाइड करे, इनका काम नहीं है। डिस्प्यूट जब मतलब फर्स्ट इंस्टांस में वहां से कोई मैटर डिस्प्यूट आया तो अलग बात है, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट का नहीं काम है। किसी कोई रीट के लिए, रीट इशू करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कंसर्न पर्सन इस सुप्रीम कोर्ट में अपियर करे। किसी के लिए कोई दूसरा क्लाइंट, कोई और अपियर हो सकता है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। जैसे कि किसी को डिटेन कर रखा है तो खुद कोर्ट में कैसे जाएगा, किसी को कोई कब बंद करके रखा है तो उसके बदले कोई और आदमी जाएगी ना, कि उनको लाया जाए, हमारे चाचा जी को, हमारे पापा जी को ये एजेंसी है जो यहाँ से लेके घर से उठा के ले गई थी, आज तक पता ही नहीं है कहाँ पड़े हुए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जाओ तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो कोई दूसरा कोई अप्रोच कर रहेगा ना कोर्ट में, तो कोई और भी पर्सन, थर्ड पर्सन भी अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यह है आर्टिकल 32। तो एक तो अप्रोच करना इन्फोर्स कराने के लिए, और क्या क्या ये रीट है, रीट के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो चलते हैं आर्टिकल 131। 131 क्या है, ये है ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। देखो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, ओरिजिनल का मतलब होता है क्या, एंड ओरिजिनल का मतलब होता है कोई केस के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो विदाउट हाई कोर्ट गए हुए, ओरिजिनल। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है क्या कि सिर्फ इसी को सुनने का है, एक्सक्लूसिव, और किसी और का नहीं। देखो फंडामेंटल का राइट इन्फोर्स कराने के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी है एंड हाई कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही एक्सक्लूसिव राइट है नहीं, हाई कोर्ट को भी राइट है 226 के जरिए। समझ में आ गया, यहाँ है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ इसी को राइट है। ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हो, डायरेक्ट को ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इसी को राइट है और किसी को नहीं। अब मैटर किसके लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, देखो
ऐसा मैटर जो डिस्प्यूट हो सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब देखो ऐसा डिस्प्यूट जिसमें एक पार्टी सेंटर है, दूसरा पार्टी स्टेट है, सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है, या एक तरफ सेंटर और स्टेट दोनों है और दूसरे तरफ या तो एक अकेला स्टेट हो या एक से और अधिक स्टेट हो, मतलब इन द सेंस ये मैटर जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है ना, ऐसे मैटर को डिस्प्यूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ये पार्टी अप्रोच कर सकती है। ठीक, इस ऐसे डिस्प्यूट के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं अप्रोच करेगा, सेंटर अप्रोच करे या स्टेट अप्रोच करे, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट पर्सन अप्रोच करे कि दो सेंटर और स्टेट, मतलब हमारे बिहार जैसे एक बार के लिए बिहार का सेंटर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसा मांग है, और यहाँ जाके कोई थर्ड पार्टी जाके वहाँ अप्रोच कर ले, नहीं। साथ में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, ना कि पॉलिटिकली मोटिव इंटेंशन हो। समझ में आया? तो ये होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देखो इसमें है कुछ बातें मेंशन है, जैसे कि अगर कोई मैटर कैसे केस में है जो कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, अगर कोई मैटर जो है सेंटर और स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से कोई एग्रीमेंट हो रखा हो, इंगेजमेंट होता है, वर्डिंग इस्तेमाल है, एग्रीमेंट, इंगेजमेंट, ट्रीटी, सनाद, और ये सब, मतलब कहने का मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट होके ये इंडिया में मर्ज हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है ना, ठीक है ना, ऐसे डिस्प्यूट को ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर स्टेट का रहेगा तो पहले अपना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम पहले अपना हाई कोर्ट में अप्रोच करे, वहाँ क्या मैटर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर लगा कि लॉ एंड को इंटरप्रेट करने का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का लिए मैटर है, या आर्टिकल 136 के अंदर तो किसी भी मैटर को सुन सकती है, तो ये मैटर आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट इससे रिलेटेड मैटर है तो, ठीक है। या दो स्टेट के बीच इंटर स्टेट रिवर का डिस्प्यूट हो, रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो, तो वो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में नहीं आता है। देखो तो क्या इंटर स्टेट रिवर का जो डिस्प्यूट है, दो स्टेट के बीच नदी के पानी का डिस्प्यूट है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, लेकिन पहला इंस्टांस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए, नहीं। मैं बता दूं इसके लिए इंटर स्टेट रिवर जो है ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड है, बनाया गया इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए, तो वो मैटर सुनती है, वहां से मैटर या तो हाई कोर्ट में पहुंचे या तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। ये हुआ कहाँ गया, मैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बता रहा हूँ। फिर फाइनेंस कमीशन जो है कोई रिकमेंडेशन करती है, तो कोई मैटर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जैसे फाइनेंस कमीशन रिलेटेड करती है ना कि उसका रिकमेंडेशन से सेंटर को इतना पैसा मिलना चाहिए, सेंटर स्टेट को इतना पैसा दे, स्टेट को इनकम बढ़ाने के लिए सेंटर ऐसा ऐसा एक्शन ले, कोई पहुंच गया कि फाइनेंस कमीशन ऐसे ऐसे भेदभाव करता है, फाइनेंस कमीशन हमको कम पैसा दिलवाया, तो मैटर को लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, तो कहो कि मैटर तो सेंट्रल स्टेट का ही है ना, तो ऐसे मैटर को भी नहीं, वो तो रिकमेंड बेचारा कर रहा है, इससे मैटर को ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में। फिर अब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कि भाई सेंटर का जितना टैक्स आ रहा है स्टेट को कितना दे, कितना न दे, पैसा कितना एलोकेट करे, रेवेन्यू कितना एलोकेट करे, ठीक है। तो ये मैटर को भी लेके आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और कहें कि ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, इसमें ये सब मैटर ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में नहीं आता। क्लियर है? तो ये हुआ आपका ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब है आर्टिकल 132 में, देखो अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। देखो अगर हाई कोर्ट में कोई मैटर है और हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाई किया है कि ये जो कानून बना हुआ है या मैटर जो है, ये कानून जो पार्टिकुलर बना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, जो लॉ है यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, ये लॉ इन्वॉल्व द क्या इसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का है, इसमें मैटर है,
इस लॉ को सही है या गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके ही ये बताया जा सकता है कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है। तो ऐसे केस को, ऐसे मैटर को हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है और सर्टिफाई करके ये कहता है कि दिस मैटर शुड बी हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, या जजमेंट में सर्टिफाई किया कि हमने इस लॉ को, ये नल है, वाइड है, लॉ लॉ गलत है या सही है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके ये माना है कि ये लॉ गलत है या नहीं है, जो भी हो। तो मान ली कि जजमेंट दे दिया, तो पार्टी उस जजमेंट से खुश नहीं है, तो पार्टी ले जाएगी कि इस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया और भी, लेकिन मैं इस जजमेंट से खुश नहीं हूँ, तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है कि ये इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ Constitution of India या substantial question of law which required further interpretation of the Constitution। मतलब संविधान को जो प्रोविजन है उसको और ज़्यादा इंटरप्रेट करने की जरूरत है और व्याख्या करने की जरूरत है, तो उस तभी इस लॉ के बारे में, इसके लॉ की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के बारे में जजमेंट दिया जा सकता है। ये हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बता दूं, हाई कोर्ट को पावर खुद है हाई कोर्ट के, क्योंकि वो किसी लॉ को उसके लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को या उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाले मैटर को हाई कोर्ट सुन सकती है। हाई कोर्ट का जजमेंट सुना और हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया कि हमने इंटरप्रेट किया है, जजमेंट से खुश नहीं है, तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का। अब देखो आर्टिकल 133 क्या है, अपीलेट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर के कंटेक्स्ट में। सिविल मैटर में क्या है, देखो क्या हाई कोर्ट के पास कोई मैटर गया और हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी कि दिस इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्सटेंशियल, इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल, इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, मतलब इसमें कानून और वास्तविकता को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, तो ऐसे केस के लिए है जो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, सर्टिफाई करेगी। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन सिविल, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जैक्ट मेंशन नहीं है पर बहुत बड़ा अमाउंट को अफेक्ट करती है, मतलब पैसे से रिलेटेड हो, तो ऐसे केस में सिविल मैटर को केस में कोर्ट सर्टिफाई करेगी क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। अब कहोगे कोर्ट सर्टिफाइड नहीं किया, क्या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए SLP डालना पड़ता है, स्पेशल लीव टू पेटिशन होता है, आर्टिकल 136 में आएगा। तो आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट के पावर, कोर्ट हाई कोर्ट सर्टिफाई करे या ना करे, किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, कोई लॉ और फैक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। लेकिन कोर्ट तो कोशिश करेगी ना कि जिसमें या तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत हो, या बहुत बड़ा कंट्री के आर्थिक मामले को अफेक्ट करने वाली हो, लार्ज पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, या ऐसे कानून को और इंटरप्रेट करने की जरूरत हो, या वो कानून या कोई वास्तविकता को, मतलब उसमें क्या कितनी सच्चाइयाँ है, कितनी गंभीरता है, उसको ज़्यादा छानबीन करने की जरूरत हो, तो ही कोर्ट लेगा उस मैटर को। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में डेली बहुत सारे पिटीशन जाते हैं, मैं बता दूं तो बहुत सारे जाते हैं, तो ऐसे में बता दूं अगर 100 पिटीशन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 100 में से कम 80 पिटीशन वहां डिसमिस कर दिए जाते हैं, कोर्ट नहीं लेती है। कोर्ट बोलती है अप्रोच टू हाई कोर्ट या यहाँ अप्रोच करें। 20 पिटीशन ऐसा रहता है जो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है। पिटीशन डेली बहुत आते हैं, लंबी सारी लिस्ट जाती है, बहुत सारे पिटीशन डिसमिस ऐसे होता है। तो ये हुआ आपका सिविल मैटर। आप चलते हैं 34 में, अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर, या हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट अंडर आर्टिकल 134A दैट ए केस इज ए फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल मैटर में देखो, अगर हाई कोर्ट ने अगर किसी को लोअर कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को अगर हाई कोर्ट ने अगर
उसके जजमेंट को हाई कोर्ट ने अगर यहाँ किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दी, कोई एक्विट कर दिया गया सबऑर्डिनेट कोर्ट में, हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या आएगा, क्रिमिनल मैटर वाला तो नहीं, सिविल मैटर वाला तो नहीं, क्रिमिनल केसेस में ही बड़ा हुआ, इतना बड़ा किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिले, मतलब मौत की सजा मिली, किसमें, कौन देगा, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सेशन कोर्ट कहते हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट कहते हैं। तो ये सब जो क्रिमिनल मैटर को जो सुनते हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट जिसको कहा गया है, तो जो क्रिमिनल मैटर को सुनते हैं वहाँ वहाँ सजा मिलेगी। तो लोअर कोर्ट के डिसीजन को अगर पलट कर हाई कोर्ट ने अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया है, तो मौत की सजा दी है, तो ऐसे केस को कोई सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ये तो है। यहाँ तक कि किसी को हाई कोर्ट ने ये जाना कि किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है, ऐसे केस में ये पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेगा। फिर है कि अगर किसी को 10 साल की भी सजा मिली है ना, 10 साल की सजा, 10 ईयर का, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है। हाई कोर्ट ने अगर किसी को 10 साल की सजा दी है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट 10 साल की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, या इसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड 10 ईयर का पनिशमेंट, तो ऐसे केस में अप्रोच कर सकता है। या एक है कि द केस इज फिट, या सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करती है कि फिट है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाना चाहिए, तो पर्सन है जो ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफाई कर चुके, प्रमाणित कर चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि अगर हाई कोर्ट में क्या है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से अगर कोई हाई कोर्ट में जाना है किसी को हाई कोर्ट में, तो वही वहाँ भी है, किसी को है जो क्रिमिनल ऐसे लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला, और या किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला, लेकिन ये है कि किसी को 7 ईयर इम्प्रिजमेंट मिलता है, मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजमेंट मिलता है, तो ही वो हाई कोर्ट में अप्रोच चैलेंज कर सकता है। वहाँ प्रोविजन है हाई कोर्ट के लिए, मोर देन 7 यानी 7 ईयर से कम पनिशमेंट मिला तो जो वहाँ पनिशमेंट दिया गया वो एक्सेप्टेबल। इसलिए जनरली आप देखते हो कि हाई कोर्ट जो नीचे वाली जो कोर्ट होती है ना, जब ज़्यादातर देखोगे वो जब पनिशमेंट किसी को देती है ना क्रिमिनल केसेस में, तो लंबी लंबी, मुझे भी लगता था पहले कि यार ये पनिशमेंट देती है तो एकदम डायरेक्ट किसी को 15 साल की सजा, 10 साल की सजा, ऐसे 20 साल की सजा सुनाता है। अब मैटर इतना भी बड़ा नहीं है कि जिसके लिए इतना बड़ा सजा दे। अगर 2 साल की सजा या 3 साल की सजा सिर्फ कर देना, तो हाईकोर्ट में वो चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हाईकोर्ट के चैलेंज करने के लिए क्रिमिनल केसेस में क्या है, 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट हुआ है, मोर देन 7 ईयर का, तो हाईकोर्ट में तो वही पहले लगता था, यानी हाई नीचे वाले जो कोर्ट है, और जानबूझकर कि वो चैलेंज बेचारे को एक रास्ता खुला रहे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कोर्ट ने 10 साल की सजा दिया, और हाई कोर्ट में जब जाता है तो हाई कोर्ट मात्र उसको 2 साल की सजा देकर उसके बाद छोड़ दिए थी। 2 साल सजा, 2 ईयर पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, और जो भी फाइन वाइन जो भी पैसे वैसे जो भी देना पड़े। ये हुआ क्रिमिनल जुडिक्शन का। अब मैं बता दूं कि कभी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसी को अगर कैपिटल पनिशमेंट देती है, तो जब तक हाई कोर्ट सर्टिफाई ना कर दे, हाई कोर्ट भले कैपिटल पनिशमेंट दे दे, लेकिन बिना हाई कोर्ट में वो मैटर गए हुए किसी को मौत की सजा नहीं मिलती है। हाई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा वो मैटर, या तो खुद लेके जाए या ऑटोमेटिक मैटर जाना है। ऑटोमेटिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन है, तो उसको उस मैटर को वहाँ ले जाना होगा हाई कोर्ट में। मतलब जेल अथॉरिटी को अगर किसी को पनिश करना, फांसी पर लगाना है, तो सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन पर फांसी पर नहीं लगाया जाता, उसको उनको मैटर को कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट में जाना ही जाना है। अब तो आपने देखा है कि बहुत कम कैपिटल पनिशमेंट हो गए हैं, गिने चुने, मतलब बहुत कम लोगों को ही आप मैटर अब आता है कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई अब पिटिशन भी गए हैं कि राइट टू लाइफ, किसी को जान नहीं लिया जा सकता। तो और कोर्ट किसी को जान कैपिटल पनिशमेंट देती है, तो ये अपने आप में फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। कोर्ट किसी को कैसे मार सकती है, कई बार डिस्कशन हुआ है, मैटर चला है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में से खत्म ही हो जाए। आई थिंक आप चेक करोगे कि लास्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट कब मिला था, तो आई थिंक किसको मिला है, निर्भया वाले में जो कल्प्रिट थे, तो कुछ तो सुसाइड कर लिया, कुछ तो कोई माइनर ही था, 18 साल से कम था, छूट गया। 2-3 लोग जो भी थे उनको कैपिटल पनिशमेंट दी थी, तो उसके लिए भी कई साल हो गए।
तो बहुत कम लोगों का कैपिटल पनिशमेंट का आता है ऐसा मौका, क्या हुआ है ऐसा नहीं बोलूँगा मौका, ये गलत ही है, गलत है या सही है। अब जो जिन्होंने क्राइम किया है, किसी की आ, अपने बेनिफिट के लिए किसी की जान ली है, या अपने मज़े के लिए, या अपने आक्रोश में, या इंटेंशन गलत था, या क्या बोलूँ इसमें, छोड़ो इसमें मत घुसो, हमें क्या अभी इसमें जाना ही नहीं है हमें अभी। बस जो गलत है वो गलत बोलना है, सही है सही बोलना है, पर कुछ बातें पब्लिकली नहीं बोलना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। बताया ना, मैं अपने बच्चों को मैं बताता हूँ, कुछ बात पता है कि गलत है, लेकिन जब समय आएगा बोला जाएगा, लेकिन पब्लिकली नहीं बोलना है, क्योंकि उसका मतलब लोग तरह तरह से, कुछ लोग सही है तो सही निकालेंगे, कुछ लोग और गलत भी निकालने लग जाते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 135, ये सब वही सुप्रीम कोर्ट का है। देखें, jurisdiction and power of the federal court under the existing law with respect to any matter to be exercisable by the Supreme Court immediately before the commencement of this constitution। कहने का मतलब क्या है, ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले जो फेडरल कोर्ट जो पहले था, वो फेडरल कोर्ट का ही नाम चल बदल के सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो फेडरल कोर्ट का जो जो पावर था, पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, उस समय के कानून के अनुसार से जो भी फेडरल कोर्ट का पावर है, उस सारे पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट जो नाम बदल दिया, तो सबको इसको भी वही पावर रहेगी जो फेडरल कोर्ट का है था। जब तक इसके कोई पावर को कम ना कर दिया जाए, या पार्लियामेंट कम कैसे होगा, पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कम करेगी, या बढ़ाना है तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर को, जुरिडिक्शन को बढ़ा भी सकती है, और भी कुछ कर लॉ बना के, तब तक नहीं तो अदरवाइज क्या है कि जो फेडरल कोर्ट का जो ऑलरेडी जो पावर था, सब चीज पावर प्रिविलेज वाटीवर था, सब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। ये है आर्टिकल 135। तो जो हरिलाल जे कन्या थे, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, इससे पहले भी फेडरल कोर्ट के ऑलरेडी वही चीफ जस्टिस थे। और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट, जब फेडरल कोर्ट का नाम बदल कर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वही चीफ जस्टिस रहे, वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखा जाए आर्टिकल 136, a special leave to appeal by the Supreme Court from the any judgment in any matter passed by any court or tribunal under tribunal या दो बार ट्राइब्यूनल किया हो गया है यार, एनी पास में एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, थोड़ा सा दो बार गलती से हो गया। देखें, मतलब इंडिया में कोई भी कोर्ट हो, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट बोलते हैं आर्म फोर्स के जो कोर्ट है, आर्म फोर्स कोर्ट या मिलिट्री ट्राइब्यूनल या कोर्ट मार्शल, ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है। इसको छोड़कर जितना भी कोर्ट के जजमेंट को है, जो आप है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब आपकी इस मैटर को, जैसे कि सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ गया, अगर इससे बिलोंग करता है ये वाला कैटेगरी क्राइटेरिया में, तो आपका राइट है कि आप जा सकते हो कि हाईकोर्ट ने सर्टिफाई किया, हमको इतना बड़ा पनिशमेंट मिला, या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का बात है, तो लॉ इन फैक्ट का बात है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इंटरप्रेट करने की जरूरत है, उसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, वो अलग बात है, इससे लार्ज पब्लिक अफेक्ट हो रहे हैं। फिर भी इसमें नहीं आ पाते हो तो भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन कोर्ट को उस समय लगता है कि नहीं भाई, इसमें कुछ बात खास है, कुछ और सुनने की बात है, वाकई बंदे के साथ नाजायज हुआ है, या गलत तरीके से, बेतुके तरीके से जजमेंट दिया गया है, तो कोर्ट चाहे तो आपके मैटर को ले सकती है। लेकिन मैंने बोला ना कि ये इन पर डिपेंड करता है, ये सामने वाले जज जो बैठे हो उन पर डिपेंड करता है, उनको क्या लगा। ये आपका राइट नहीं है कि जबरदस्ती जाओगे और फोर्स करके बोलोगे ये तो मेरा अधिकार है, आपको लेना ही लेना है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका मन पर निर्भर है। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको इसको काफी किफायती तरीके से बचा बचा कर इस्तेमाल करना है। और हर केस में ऐसा नहीं कि इसको इस्तेमाल करके हर केस को ले ले, जो वाकई में ऐसा केस लगता है कि जिसके साथ गलत हुआ है, या मास अफेक्टेड हो, या जायज हो, लिया जा सकता है, तो ऐसे केस को ही कोर्ट लेगी। आप इसको राइट समझकर कोर्ट को में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, कोर्ट को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। ये है स्पेशल लीव टू अपील, बोलता है SLP कहा गया है। ऐसे कोर्ट में जब फाइल होता है ना, तो SLP, OA नंबर, ओरिजिनल एप्लीकेंट, ऐसे सब वहाँ
ये वर्डिंग चलेगा, केस नंबर में उसका नाम रहेगा, SLP नंबर और OA नंबर ऐसा आता है। तो ये हुआ स्पेशल लीव टू पिटीशन, SLP, आर्टिकल 136, ब्रॉड पावर है कोई भी मैटर को। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिविल जुरिडिक्शन है, क्रिमिनल जुरिडिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के रिगार्डिंग एंड आर्टिकल 136। अब देखो आर्टिकल 143, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन मैटर के बारे में रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट से अपना ओपिनियन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ये ले सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से के फोर्स से आने से पहले जो कानून चले आ रहे थे उसमें अब कोई बात विवाद होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो रहेगा आर्टिकल 372, यहाँ आगे आएगा चर्चा आपका, कहाँ गया 372 में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स से आने से पहले जो भी लॉ थे वो जैसे थे वैसे मेंटेन रहेंगे, चला रहा है, जब तक उसको प्रेसिडेंट कोई कहीं चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है या पार्लियामेंट जब बनने पहला सेशन बैठे तो उसको चेंज ना कर दे। तो ऐसे केसेस में अगर प्रेसिडेंट को अपना दिमाग लगाना है तो किससे पूछेगा? कानूनन मैटर प्रेसिडेंट को तो नहीं पता है, लॉ में एक्सपर्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेगी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ये कानून सही है, इसमें थोड़ा ये चेंज करने की जरूरत था, अंग्रेजों को बनाया कानून था, ये उस समय के हिसाब से भले था लेकिन हमें बहुत तो ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो प्रेसिडेंट उसको सुनेगी, या तो प्रेसिडेंट को माने, उनका एडवाइस को माने या ना माने प्रेसिडेंट पर डिपेंड है, जरूरी नहीं है। ठीक, आप बताएं। दूसरा चीज है विथ रेस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। अगर कोई क्वेश्चन लॉ का है और फैक्ट का है, लॉ का है तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस तो देना ही देना है। कोई लॉ का, अगर कोई फैक्ट का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस ना दे पाए, ठीक है, ना दे, लेकिन लॉ वाला मैटर तो सुप्रीम कोर्ट का जरूरी है, एडवाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी ही देगी। समझ में आ गया? यह है। अब मैं बता दूं, इसके अंदर प्रेसिडेंट ने कई बार सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लिया है और उनसे सवाल जवाब करके उनसे ओपिनियन मांगा है। जैसे मैटर राम जन्मभूमि का मैटर था, कई मैटर पर कहा गया कि अब तक 15 मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ने ओपिनियन लिया है इनसे। राम जन्मभूमि का मैटर है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मैटर पूछा, इसका लीगलिटी क्या है, रेफरेंस क्या, आपस जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर गुजरात में जब राइट हुए तो उसमें इलेक्शन जो शेड्यूल था इलेक्शन नहीं हो पाया, डिफर कर गया, बाद में इलेक्शन कमीशन ने बाद में इलेक्शन का डेट दिया। तो इसके मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन मांगा, सुप्रीम कोर्ट बोला प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछताछ की, ओपिनियन मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई मैटर क्या है, क्या है, क्या किस केस में इलेक्शन डिफर किया जा सकता है, इनको नहीं पता तो उनसे पूछताछ की, और क्या आप स्टेप चाहे तो अपने मिनिस्ट्री से क्या बोल सकते हैं, क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो ये साथ में रिवर का डिस्प्यूट हुआ कावेरी वाटर के लेकर। कावेरी वाटर का डिस्प्यूट, कावेरी रिवर वैली का डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? इसमें 2-3 स्टेट इन्वॉल्व है, तमिलनाडु, सॉरी कौन सा है, कर्नाटका, पुडुचेरी भी। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लिया गया, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस लिया। ऐसे और भी बहुत सारे 15 मैटर हैं जो आसपास के थे। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम केस में जो स्पेक्ट्रम का लॉस है उसका बहुत बड़ा मैटर 11-12 में 2G स्पेक्ट्रम वाला हुआ था, कि मैंने डी राजा वाला एक केस भी बताया था, नहीं बताया नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लिया, उनसे एडवाइस मांगी, और लॉ का मैटर है, फैक्ट का मैटर है, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। देखो ये लोग जो जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ उसमें सच्चाई क्या थी उसके बारे में पूछताछ किया, और कानून क्या कहता है, कैसे एलोकेट किया जाना चाहिए था उसके बारे में पूछताछ की, उनसे एडवाइस मांगा। यह है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये इतना तो बताया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जानते ही हो क्या है, कि जितने
इंडिया में जितने कोर्ट हैं, मतलब उसके इंडिया में सबको सुपरवाइज करना, देख रेख करना सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। और यहाँ तक कि कहाँ है जो, अगर किसी कोर्ट, कहीं किसी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अगर कोई के मैटर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ सही तरीके से सुनवाई नहीं चल रही है, बायस हो रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो उस केस को दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, या उस केस को खुद अपने पास भी ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है ना, वो इंडिया के ऑल ओवर कोर्ट में अप्लीकेबल है। उसको वैलिड प्रूफ माना, उसको एविडेंस माना के रूप में माना जा सकता है, रेफरेंस के तौर पर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक अपने आप में एक कानून की तरह काम इस्तेमाल होता है। वो जो जजमेंट दिया वो रेफरेंस उस जजमेंट का रेफरेंस देखकर कहीं ना कहीं आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, गवर्नमेंट पब्लिक बॉडी को है, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, तो आप रेफरेंस देकर सुप्रीम कोर्ट की तो ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया है, तो आप है जो मेरा अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर सकते, मुझे एग्जाम देने से कैसे रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट का तो ये गाइडलाइन है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी ये सीट के लिए एलिजिबल है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो पनिशमेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो पनिशमेंट है ही का। जो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होता है सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, डायरेक्शन को, जजमेंट को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के डिग्निटी को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भला बुरा बोल रहा है, जजमेंट को क्रिटिसाइज गलत तरीके से कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको दैट्स कॉल्ड क्रिमिनल सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। वो 1971 एक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए बना हुआ था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे जजमेंट को कोई फेयर तरीके से पब्लिश करे, पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसाइज करे, वो है जो कंटेम्प्ट में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दूसरी कोर्ट के लिए भी, दूसरी कोर्ट का भी कोई दूसरे हाई कोर्ट का भी कोई कंटेम्प्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने मन से चाहे तो एक्शन ले सकती है। कोई जरूरी नहीं कि कोई और आदमी कंप्लेन फाइल करे या केस लाए, नहीं कर सकती है, ये बताया। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि एविडेंस किसी आदमी को यहाँ हमारे पास किसी आदमी के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, क्या किस केस से अगर रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में किसी केस से, तो और इंडिया में किसी कोने से उस आदमी को यहाँ बुला सकते हैं कि यू हैव टू कम, और यहाँ ओरल एविडेंस देना है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर इशू कर सकती है, जैसे कि पांडिचेरी के यूनिवर्सिटी को, या बिहार के डीजीपी को, या कह सकते हो आप किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को, कि आप उससे रिलेटेड मैटर है तो आपको ये ऑर्डर इशू कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको देना है, इससे रिलेटेड ये जो भी। तो सुप्रीम कोर्ट का इतना पावर है। और ये पता ही है कि किसी भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो उसको मैटर सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट इन जनरल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करती है, पर मतलब कानून के जो द्वारा जो नियम बना हो उसको फॉलो करती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी कानून में जो नहीं मेंशन है उससे बियॉन्ड जाकर सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कोई कानून रीजनेबल है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, जस्ट उचित है कि नहीं, जस्ट बोलते हैं, उसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकती है। कोई जरूरी नहीं कानून में जो जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से जजमेंट दे। ये होता है इतना सारा बड़ा पावर। कोर्ट ऑफ कोर्ट, सुपरिंटेंडेंस ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और क्या, कंटेम्प्ट का पावर। ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस कैसे हो सब भी पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। आगे कुछ आता है तो डिस्कस होगा, लेकिन मानो आपका सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। और जितना मैंने अभी बात बताया कोई नया बात नहीं बताया, ऑलरेडी कई दूसरे चैप्टर में कभी न कभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड
नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC